सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स अगर आप देखोगे तो ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये न्यूज़ आई है जिस पर बेस्ड आपका ये प्रश्न है। सो अ विंडफॉल फॉल टैक्स इज अ सर टैक्स इम्पोज्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है बिजनेसेस में, इकोनॉमिक सेक्टर में, दैट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सपेंशन। पर्पज़ इसमें क्या है कि जो एक्सेस प्रॉफिट है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे अगर कमाई ज़्यादा होती है तो उसमें सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो उसका जो बेनिफिट है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना। एंड ये एक कंटेशियस आइडियल भी क्योंकि देखो कोई मेहनत कर रहा है और अर्निंग हो रही है, फिर ज़्यादा जो टैक्स अगर सपोज करो लगता है तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे टैक्स इवेजन या फिर कुछ और तरीके अपनाए जाते हैं कि टैक्स ना देना पड़े। सम इंडिविजुअल्स जो हैं सच एज टैक्सेस, इंडिविजुअल जो टैक्सेस हैं जैसे इनहेरिटेंस टैक्स और टैक्स ऑन लॉटरी और गेम शो विनिंग, ये आपके विंडफॉल टैक्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे मान लो किसी को लॉटरी के अंदर बहुत पैसा एकदम से मिल गया, कोई इंडिविजुअल टैक्सेस हैं जैसे इनहेरिटेंस टैक्स हैं, तो ये सारे जो टैक्सेस हैं ये विंडफॉल टैक्स है, मतलब एकदम से सडन गेन है। 100 है, 100 से डायरेक्ट 1 लाख हो गया, मतलब एक एग्जांपल है, तो ये क्या सडन गेन है, तो इस पर जो टैक्स इम्पोज होता है उसे हम विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो ये विंडफॉल टैक्स जो है इम्पोज किया जाता है सरकारों के द्वारा एंड बेसिकली किस पर, बिजनेस पे या फिर इकोनॉमिक सेक्टर पे इम्पोज किया जाता है। एंड मेनली यही इसका पर्पज़ है कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है जो टैक्स है उसका जो बेनिफिट है वो सोशल कॉज के लिए भी हो सके, तो उसका कुछ हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में आपका लेती है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, आफ्टर द मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टार्टेड एंड हम लोगों ने कवर कर लिया लगभग, मैंने आपको टारगेट देना स्टार्ट कर दिया, हम लोगों ने 5 क्लासेस कर लिया। अब आप मेंटरशिप प्रोग्राम ना ज्वाइन करें, मतलब अब मैंने पहले भी कह दिया है कि हम ना करें, जो टाइम था वो मैंने आपको दिया था ज्वाइन करने के लिए। तो जिन्होंने ज्वाइन किया हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोग मूव करते हैं, ये आपके लिए मैं कोर्स लेकर आया हूँ जो कि डिटेल कोर्स होगा करंट अफेयर्स का, जो मेरा एक्सपर्टीज़ है। तो इसमें 2 साल का कवरेज रहेगा, पूरा का पूरा कवरेज रहेगा, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब सारे सब्जेक्ट्स के जो भी टॉपिक्स हैं 2 साल के अंदर आपके पब्लिश हुए हैं वो सब कुछ इसमें कवर होंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं 1000 क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए भी प्रोवाइड करूँगा। जैसे क्लासेस चलेंगी तो उसमें आपको क्वेश्चन की PDF भी रहेगी, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और रिवीजन PDF भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। तो इसमें PDF के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और वो रिवीजन PDF भी मैं आपको कवर करूँगा। तो अभी रिपब्लिक डे का सेल है, तो जो पहले फर्स्ट 50 स्टूडेंट है तो अभी 30% ऑफ जो है आपको रहेगा सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लें, अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा तो वहाँ से फिर आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 50 स्टूडेंट्स जो टॉप रहेंगे उनको 30% फ्री ऑफ रिड्यूस हो जाएगा। और ये जो कोर्स है ये बहुत बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं सबसे बड़ी चिंता इसी की रहती है करंट अफेयर्स कैसे करें। अब ये प्राइस भी मैंने, जैसे अगर अभी जो प्राइस है ना उसमें अगर 30% ऑफ कर दोगे तो वो लेस देन लाइक 1800 या 1900 के आसपास रहेगा। और काफ़ी सारे लेक्चर होंगे क्योंकि इसमें 2 साल का कवरेज है, तो आप ये मान लो कि एटलीस्ट 50 के ऊपर लेक्चर तो इसमें मानकर चलो कि इसके 50 के ऊपर लेक्चर्स जो हैं इसमें होंगे। फिर PDF भी है, MCQs भी है, सारी चीज़ें जो है इस कोर्स के अंदर कवर की जाएंगी, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा CSAT का कोर्स भी जैन सर के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके इसमें सारे जितने भी कोर्सेस हैं जैसे टेस्ट सीरीज़ और दूसरी चीज़ें हैं वो आप लोग जो है कर सकते हैं। और ये कोर्स हम लोग फरवरी में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डेट मतलब अराउंड 10th ऑफ फरवरी के आसपास हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा। तो फिलहाल जो अभी जो आप टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। देखो अभी सरकार जैसे बदलने वाली इन द सेंस कि सरकार का टेन्योर खत्म होने वाला है, तो इस समय जो बजट प्रपोज किया जाता है उसे इंटरिम बजट बोलते हैं। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। और दूसरा टर्म होता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है जैसे मान लो जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो वोटिंग होती है जिसके माध्यम से
जो पैसा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको निकाल के और जो अलग अलग पर्पज़ है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ख़ास तौर से जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आप पैसा निकालते हो तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है, और वो दैट इज़ थ्रू वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से भी ये मतलब ये आपका होता है। एक बिल पास होता है जिसे हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। अब यहाँ पे देखा जाए कि लाइक अ फुल बजट द इंटरिम बजट जो है इट विल बी डिस्कस्ड एंड पास्ड, लोकसभा में डिस्कस और पास होगा। एंड इन द केस ऑफ वोट ऑन अकाउंट ये पास होगा विदाउट एनी फॉर्मल डिस्कशन ये रहेगा। इंटरिम बजट कैनॉट प्रपोज चेंजेस इन द टैक्स रिजीम, जो बजट है इसमें कोई भी टैक्स पहले से जो है उस पर चेंजेस प्रपोज नहीं किए जा सकते। वोट ऑन अकाउंट जो है वो टैक्स रिजीम के अंदर आपके चेंजेस किए जा सकते हैं। इंटरिम बजट इज़ वैलिड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वैलिड रहेगा, लेकिन जो वोट ऑन अकाउंट है वो कुछ पीरियड के लिए ही रहता है, 2 to 4 मंथ। तो ये स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो इंटरिम बजट है इट कैन प्रपोज इट, इस पे लिखा है इंटरिम बजट कैन नॉट प्रपोज द चेंज इन द टैक्स रिजिम। तो इंटरिम बजट बेसिकली इट कैन प्रपोज चेंजेस इन द टैक्स रिजिम। वोट ऑन अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो वोट ऑन अकाउंट तो ऐसा नहीं है। वोट ऑन अकाउंट तो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालोगे तो उससे रिलेटेड है। तो वोट ऑन अकाउंट जो है इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। मतलब वोट ऑन अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो ये अलग है, और बजट जब प्रपोजल है तो उसमें इवन अगर कुछ टैक्स उसमें रिजीम में चेंजेस है तो कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसमें देखो जैसे इंटरिम बजट की अगर बात किया जाए, जनरली इसमें इकोनॉमी की स्टेट क्या है, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितनी रिसिप्ट है, कमाई कितनी है, टैक्स रेट पे चेंजेस कितना है, रिवाइज एस्टिमेट जो करंट फाइनेंशियल ईयर में है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी रहती है। वही जो पार्लियामेंट वोट ऑफ अकाउंट पास करता है, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है टू मीट द एसेंशियल एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ की, फंडिंग है, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, या दूसरे सरकारी जो एक्सपेंडिचर है। तो उसमें मान लो ये सब सरकारी खर्चा है, तो उसको मीट करने के लिए जो पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है उसको हम वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। तो ये टर्म थोड़ा सा याद रखना। तो इट अकाउंट्स ओनली एक्सपेंडिचर टू बी barred by the outgoing government for a period of 2 months, which may be extended for 4 months on a special on a special circumstances। तो ये जो वोट ऑन अकाउंट है ये बेसिकली 2 महीने से 4 महीने तक का ही आपका रहता है, ये आपको याद रखना है। ये फैक्ट आप अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो लाइक जैसे वोट ऑन अकाउंट क्या है, इट्स अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो पार्लियामेंट के द्वारा पार्लियामेंट का अप्रूवल होगा कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा है उसको निकाल कर जो डिफरेंट हमने जो पर्पस देखे उसमें इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं? ओनली 2 है, मतलब 2 स्टेटमेंट सही, सेकंड वाला आपका गलत है। ये न्यूज़ अगर आप देखोगे तो बिजनेस टुडे के अंदर आपके ऑलरेडी आई है। वाई कश्मीर एंड लद्दाख आर विदाउट स्नो। अब देखो ये एक टॉपिक फ्रेम हो जाता है, ये आपका देखोगे टाइम्स ट्रैवल के अंदर, वाई कश्मीर एंड लद्दाख आर विदाउट स्नो एंड अनयूजुअली वार्म दिस विंटर। अब आप में से देखो कई लोग के बहुत मैसेजेस आएंगे, सर मेरा ये छूट गया है प्रीलिम्स के लिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि जो करंट अफेयर्स जो है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्टीज़ है आप मान सकते हो, तो ये 2 साल का कवर करूँगा। अब इसमें प्राइजिंग आई कुड हैव डन लाइक ज़्यादा प्राइजिंग है, बट मैंने प्राइजिंग बहुत ही कम इसमें प्राइजिंग आपकी रखी है कोर्स की, ठीक है। और उसमें मोर देन 50 के ऊपर और भी लेक्चर चले जाएंगे, तो एक करंट अफेयर्स का आपका पूरा का पूरा बर्डन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये सिर्फ 2024 की तैयारी करें ना, उन्हीं को ज्वाइन करना है। 25 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ मत करना, है ना। मतलब मैंने आपको इस चीज़ को पहले ही मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम को भी मैंने कह दिया था कि जो 25 की तैयारी कर रहे हैं आप मत करना। अगर आपका चलो इंटरेस्ट है, चलो एक प्लान प्रिपरेशन करेंगे तो अलग कहानी है, लेकिन अगर आप इस जो है आप कह सकते हैं कि प्रिपरेशन जो कर रहे हैं तो 24 की आप तैयारी कर रहे हो तो ये वाला जो कोर्स तभी आपको करना, 25 की कर रहे हो 26 की कर रहे हो तो नहीं करना है। आप अपने 5am सीरीज़ और हिंदू का अपना जो सेशन है उसको कर सकते हैं। चलो वाई कश्मीर एंड, अब देखो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द विंटर सीजन विच ओरिजिनेटिंग इन द साउथ चाइना सी रीजन यूजुअली ब्रिंग अनसीजनेबल रेनफॉल टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, द परसिस्टेंट लेयर ऑफ फॉग ओवर द प्लेन्स इन द रीजन सिंस December 25 इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब इसमें कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं? तो ड्यू टू द एब्सेंस, देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, जैसे अगर आपको याद हो हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल जो मेडिटेरेनियन सी रीजन है वहाँ पे कुछ लेवल पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और हवा के माध्यम से ये जो हमारा नदन पार्ट है वहाँ तक फिर हवाएं आती हैं।
और कई बार जो बारिश भी होती है ठंड के टाइम पे, तो वो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही चीज़ें आपके लिंक्ड होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एक जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है विंटर सीजन में, ये एक फैक्टर है जो कि ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन सी की अगर बात किया जाए तो, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्टिव मेडिटेरेनियन सी रीजन, जो कि साउथ चाइना सी रीजन में ओरिजिनेट होता है। तो आप सभी को पता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो साउथ चाइना सी रीजन के अंदर नहीं होता, ये मेडिटेरेनियन सी रीजन के अंदर होता है। तो मेडिटेरेनियन सी रीजन, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेडिटेरेनियन सी रीजन को कौन कौन से देश सराउंड करते हैं। तो देखो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया और ये स्टेटमेंट आपका सही है। और फिर परसिस्टेंट लेयर ऑफ फॉग ओवर द प्लेन इन द रीजन सिंस दिसंबर 25 इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू द लैक ऑफ एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो कंटिन्यूस बेसिस में फॉग जनरेटेड था, हाई प्रेशर जो है वो क्रिएटेड था, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बना था जिसकी वजह से जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की लैकिंग देखने को मिला। तो देखो यहाँ पे एक समय होता है जिसे हम बोलते हैं, आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा, दैट इज वी कॉल इट एज चिलाई कलान। चिलाई कलान पीरियड एक होता है, जैसे जो हमारा रीजन है नदन पार्ट में कश्मीर वाले इलाके में, तो लगभग दिसंबर 21 से लेकर जनवरी 29 तक ये टाइम पीरियड होता है। और इसमें लाइक बहुत आपकी लाइक स्नोफॉल होती है और ये स्नोफॉल सोर्स ऑफ वाटर भी बाद में बनता है। सो दिस प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल हैज़ रिड्यूस्ड द वाटर लेवल इन द रिवर्स एंड द स्ट्रीम। अब ये बहुत जैसे जैसे अभी जैसे स्नोफॉल होगी, यही स्नोफॉल पिघलेगा फिर बाद में अलग अलग जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके लिए सोर्स ऑफ वाटर के रूप में रहेगा। तो अगर अब स्नोफॉल बहुत ही कम हुआ है तो पानी की भी कमी फिर फ्यूचर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। सो एक्टिव जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक फैक्टर है, एल नीनो कंडीशन एक दूसरा फैक्टर है। एक ये भी बोला गया कि आपका स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम, ये जो स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम है ये भी एक आपका फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग जो जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या है कि जो अपर एटमॉस्फेरिक लेवल है वहाँ पे जो हवाएं हैं, जैसे हमारा जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, टेक्निकल सेंस में बोलते हैं। तो ऊपरी जो हिस्सा है मतलब थोड़ा ऊंचाई में जो हवाएं मूव करती हैं उन्हें जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो वो ऐसा रॉसबे वेव की तरह मूव करती हैं, कि टर्म आपने पढ़ा भी होगा, देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज रॉसबे वेव। तो ये वेव्स रॉसबे वेव की तरह ऐसे मूव करती हैं। तो ये भी एक फैक्टर्स हैं, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। देखो ये कंटेंट है जो हमें कवर करना है और ऐसे ही 2 साल के टॉपिक्स को हमें कवर करना है एटलीस्ट इस साल के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, जो मैंने आपको हाईलाइट भी किया स्टार्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ओनली 2 है, सेकंड स्टेटमेंट सही, पहला वाला गलत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विथ रेफरेंस टू द 10th शेड्यूल, इसका आंसर आप लोग खुद देना क्या होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो। ये क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी इंश्योर करना। 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था, नया जो 10th शेड्यूल जो है वो है। उसके बाद ये जो शेड्यूल है ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो मेंबर है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, जो जैसे मान लो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्ट होकर आते हैं और वो फिर इलेक्ट होने के बाद अगर अपनी मेंबरशिप जो है जहाँ से टिकट लेके जीते हैं और दूसरे में चले जाएं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकता है और उन पर जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया जा सकता है और कौन सा केस है जिसमें ये कहा गया कि जो डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा। 10th जो शेड्यूल है वो ओरिजिनली प्रोवाइड करता है 2 एक्सेप्शंस को, दैट वुड नॉट रेंडर द मेंबर लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। कुछ ऐसे आपके जैसे एक्सेप्शन है जिसमें एक एक्सेप्शन अगर आपको याद हो हमने डिस्कस भी किया था, 2/3 अगर लेजिस्लेटिव पार्टी के मेंबर्स मर्ज कर जाते हैं तो उसमें फिर आपके मतलब उनमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता दो, जैसे मैं हिंट दे देता हूँ ये गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा। बट ये बताओ कौन सा अमेंडमेंट है, यहाँ 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा हुआ है बट 62nd नहीं है, ये कौन सा अमेंडमेंट है ये आप देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी हमने हिंदू में डिस्कस किया था। लाइट एमिटिंग डायोड के पूरे वर्किंग के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 18 क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट के भी 17-18 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी, आईआर, ऐसे बहुत सारे आपके जो प्रश्न आते हैं जो ये लास्ट 2 ईयर्स के जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स होते हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को ध्यान रखें। अब जैसे लाइट एमिटिंग डायोड भी है, इस पर कुछ समय पहले आप देखोगे यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी प्रश्न था और इसमें नोबेल प्राइज़ भी आपका मिला था। तो यहाँ पे देखोगे लाइट एमिटिंग डायोड क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एमिट करता है लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट।
तो जैसे ही करंट उससे फ्लो करेगा तो वो लाइट को एमिट, लाइक जनरली लाइट को फिर एमिट करता है। कलर जो है और जो लाइट है ये बेसिकली डिटरमाइन जो है किया जाता है बाय द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब देखो ये चीज़ें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी थी, अगर आपने सेशन हिंदू का किया होता बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था कि जैसे आपके डिफरेंट एनर्जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके डिफरेंट ये एनर्जी लेवल होते हैं, किस एनर्जी लेवल पे कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपका है, बैंड गैप क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो जैसे लाइट का कलर भी डिपेंड करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल क्या है या कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, जैसे जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपके प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मान लो इसी से जुड़ा हुआ है और यहीं पे बाइंड है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, उसे इस एनर्जी लेवल को क्रॉस करके और फ्रीली मूव करना पड़ेगा। किसी भी मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा तभी वो कंडक्टर के रूप में काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कितनी एनर्जी ज़रूरत है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके और मूव कर सके। बाहर निकलने का नहीं कि आपके घर पे घूम रहा है, इन द सेंस मटेरियल की बात हो रही है, तो उसे मतलब अगर इजीली वो मूव कर रहा है और जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है वही डिटरमाइन करेगा कि लाइट का कलर क्या होगा। जब हम लाइट एमिटिंग डायोड शब्द की हम बात करते हैं, जो वाइट लाइट है वो बेसिकली ऑप्टेन की जाती है मल्टीपल सेमीकंडक्टर के द्वारा, या जो लेयर है लाइट एमिटिंग फॉस्फोर जो है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो लेयर ऑफ लाइट एमिटिंग फॉस्फोर का इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जिसे हम लाइट एमिटिंग, इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन मैंने लगभग 20-25 मिनट का डिस्कशन ऑलरेडी इसमें कर रखा है, तो आप लोग अपना गो थ्रू हो सकते हो। हिंदू के अंदर हमने डिस्कस किया था, ये टॉपिक भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के ऊपर है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, इस बार का जो थीम है दैट इज डोमुतोह पागा हम डोमुतोह, जिसका मतलब क्या होता है लेट आवर हॉर्नबिल रिमेन इन नेशी, और एम्फोसाइज किया जा रहा है कि इस बर्ड को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, और इसको डिक्लेयर किया गया असम का स्टेट फेस्टिवल 2019 के अंदर। तो ये जो है ये आसाम का स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर नहीं किया गया है, रादर अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल जो है डिक्लेयर किया गया। स्पीसीज देखो करनी होती है काफ़ी सारी, तो स्पीसीज मैं यूट्यूब में आप लोग के लिए कवर करूँगा, जैसे थोड़ा सा एक वीडियो तो मैंने डाल दिया है, बाकी उसमें लगभग हमें 4 से 5 वीडियोज़ लगेंगे। एक PDF सरकारी PDF मुझे मिला है जिसमें आप कह सकते हो कि बहुत बढ़िया तरीके से उसमें कवर्ड है, तो जितने भी स्पीसीज़ में प्रश्न आए हैं उस PDF में मुझे सारे मिल गए हैं। तो वो बहुत बड़ा PDF है, तो उसमें मैं सारे के सारे जितनी भी स्पीसीज़ हैं इनको कवर करूँगा, या फिर 5M सीरीज़ के अंदर ही जो ये मॉर्निंग में होती है इसमें भी 2-2 3-3 स्पीसीज़ करेंगे, तो लगभग 2-4 हफ्ते, मतलब 1-2 हफ्ते के अंदर हमारे वो भी हो जाएगा। तो दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्पीसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो ये स्पीसीज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अब आप मानो उसमें लगभग आप चाहे प्रश्न कैलकुलेट कर लो, 3-4 प्रश्न होते हैं, लगभग 3-4 प्रश्न मिनिमम आपके हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए तो स्टेटमेंट पहला जो है सही है, दूसरा गलत, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का है, तो डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है। तो ये सब कुछ मैं आपके जो करंट अफेयर कोर्स आएगा अभी जो 2 साल का है उसमें सब कुछ है, डाउन टू अर्थ, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, सब सारे सोर्सेस कवर होंगे। तो सारे लेवल के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर जो है वो किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू अफ्रीकन ड्रीम हर्ब consider the following statement: the species is employed in African traditional medicine to induce vivid dreams, enabling communication with the spirit world. The plant also used as a tropical ointment against jaundice, toothache, ulcer, and to treat muscular skeleton problem. Its seeds are found on east and southern African beaches, having grown on river and estuary bank and in swamp forest. करेक्ट जो है वो आपको बताना। तो बेसिकली देखोगे तो अफ्रीकन ड्रीम हर्ब के बारे में, अब ये न्यूज़ अगर आप देखोगे तो ये भी हिंदू के अंदर ही आई है। सो अफ्रीकन ड्रीम हर्ब जो ये एक टॉपिक आपका बन जाता है, तो ये जो स्पीसीज़ है ये बेसिकली अफ्रीकन ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल जो है वो की जा रही है। मतलब ये माना जाता है कि अलग अलग स्पिरिट हैं वर्ल्ड के अंदर, उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन इसका और भी है कि ये इस्तेमाल होती है अगेंस्ट जॉन्डिस है, दांतों में दर्द है या छाले पड़ जाते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो सीड्स हैं दे आर मेनली फाउंड ईस्ट और सदर्न अफ्रीकन बीचेस में ये पाए जाते हैं, एंड रिवर्स में, एस्चुरीज बैंक है, स्वैम्प है, दलदली इलाकों, दलदली फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी ये आपके पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इसमें जो है वो सही हैं। और ये जो सीड होते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं,
एंड बिकॉज जैसे सीड है उसमें बड़ी एक कोटिंग सी होती है और बहुत थिक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय तक दे कैन सर्वाइव, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। और इवन जो इनर उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती, इनर मीट ऑफ द सीड है, उसको कंज्यूम भी किया जा सकता है, या फिर उसको निकाल के ड्राई करके और फिर दूसरी चीज़ों से मिला के लोग इस्तेमाल भी करते हैं, टोबैको के साथ मिला के। जैसे मान लो जो बीज है उसका अंदर का जो भी हिस्सा है उसको खाया भी जा सकता है, बट ये भी होता है कि मान लो वो जो बीज के अंदर चीज़ें प्रेजेंट है उसको सुखा के और फिर लोग टोबैको में मिला के स्मोकिंग भी करते हैं। ऐसे मतलब करना मत, मतलब ये सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल भी होता है। और ये भी कहा जाता है कि इसको मतलब ऐसा पहना भी जाता है ज्वेलरी के रूप में, जैसे पहना जाता है, तो लोगों का मानना है कि बहुत थोड़ा सा लकी है ऐसे, इसलिए पहना भी जाता है इसको। तो ये तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज, अच्छा आप सेशन देखते हैं तो लाइक बटन जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड कर लें, उसमें सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द केप ऑफ गुड होप यूज्ड to be a primary shipping route before 1769. Cape of Good Hope had lost its prominence after Suez Canal was opened jointly by the French and Ottoman Empire. जिससे ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस भी हो गया था। 12% जो ग्लोबल ट्रेड और 10% मैरीटाइम फ्यूल ट्रेड जो है इससे पास होता है थ्रू द रेड सी। अब इस पर मैंने बहुत चर्चा आप लोगों से कर रखी है, तो आप लोग को पता भी इसके बारे में होगा। तो केप ऑफ गुड होप जो है ये प्राइमरी सी रूट था 1869 से पहले, तो 1869 तक इसका चला। फिर उसके बाद स्वेस कनाल है, स्वेस कनाल बेसिकली मेडिटेरेनियन सी रीजन और रेड सी को कनेक्ट करता है, और रेड सी के नीचे आप देखोगे बबल मंदेब और फिर गल्फ ऑफ एडन और नीचे फिर आपका अरेबियन सी होते हुए, तो वो रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि काफ़ी सारा जो डिस्टेंस और रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि केप ऑफ गुड होप तो बेसिकली अफ्रीका के एकदम नीचे लोकेटेड है, वहाँ से घूमते हुए बड़ा लंबा डिस्टेंस, यहाँ तो डायरेक्ट आप मेडिटेरेनियन सी से एंटर करके स्वेस कनाल से रेड सी, बबल मंदेब और गल्फ ऑफ एडन यहाँ से होते हो। बट ये क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है इसलिए यहाँ पे अभी लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, जैसे हाउतीज हमला कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट चाहिए, तो पहला तो देखो गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो यहाँ पे अगर जो आंसर होगा दैट इज़ ओनली बी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो वाई रेड सी क्राइसिस कुड सी बिजनेस इन रेड, तो ये सब कुछ आपका इसमें मतलब ये इंडिया टुडे के अंदर आया, इस पर हमने चर्चा भी की। अगेन आई एम स्टेटिंग कि सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर करंट अफेयर का कोर्स जो है 2 साल का करंट अफेयर का कोर्स, डिटेल कोर्स है, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स को कवर करूंगा। अब इसमें आप एडवांस करंट अफेयर भी इसको कह सकते हैं, कि जितने भी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको कवर किया जाएगा। अब ये इस एरिया में मेरी हाईएस्ट लेवल की एक्सपर्टीज़ है, आप ये मानो कि इसमें हाईएस्ट लेवल की एक्सपर्टीज़ है। तो करंट अफेयर्स 2 ईयर्स का कवर होगा। फर्स्ट 50 जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें 30% का ऑफ है, उसके बाद फिर ये ऑफ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइस आप रिड्यूस करके 1800 या 1900 ऐसा कुछ प्राइस आपको पड़ेगा। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। जो लोग 24 की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को करना है, 25 की तैयारी कर रहे हो प्लीज़ नहीं करना है, ये मैंने आपको कह दिया है। 25 के लिए फिर एक प्रीलिम्स के बाद एक फिर हम लोग फॉर्मुलेशन करेंगे, जिसमें मैं पूरा आपके लिए और भी चीज़ें करेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ नया नया है और चीज़ें हैं। थोड़ा सा जो आकलन सीरीज़ है उसमें मैं जो प्रीलिम्स के बाद कुछ चीज़ें लाऊंगा, तो जो बच्चे आकलन सीरीज़ का हिस्सा हैं उसमें मैं उनको ऐड करूंगा, ठीक है। तो उसमें मैं अपने आप ही उनको सबको ऐड कर दूंगा जो लोग भी हिस्सा बनना चाहते हैं। तो क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी आए और काफ़ी सारे आंसर्स मैंने चेक किए हैं, अभी भी मैं चेक कर रहा हूँ, बट चेक करने के बाद वो अपलोड, मतलब मान लो कि एक चेक किया तो वो अपलोड नहीं हो पाता टाइमली, तो इस वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए आप कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी का इशू है। और आंसर राइटिंग, क्योंकि मैं क्वेश्चन डेली बेसिस में आप लोग को देता ही रहता हूँ, तो इसमें मैं आप लोग के लिए करूँगा, मतलब आकलन सीरीज़ में। तो ये है। और अगर आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट हो कि मुझे आपको किसी स्पेसिफिक कोर्स में आपका इंटरेस्ट हो कि जो आकलन सीरीज़ का हिस्सा है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। बट आकलन सीरीज़ जो है इसको थोड़ा इस पर कुछ कंपोनेंट ऐड करके जो स्टूडेंट्स इसका हिस्सा हैं, रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे थे आंसर लिखने में, उनको मैं वो जो नया फॉर्म का को आएगा प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग और कुछ जो उसमें अपने आप डायरेक्ट ऐड करूँगा विदाउट एनीथिंग, ठीक है। बाकी ये जो कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करें, वहीं सब एक्सेस कर सकते हैं। CSET की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 29 तारीख से, 29 जनवरी से, तो वो भी आप लोग जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।